मैनेजमेंट ऑफ DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसमें फ्लूइड है, इंसुलिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट है। तो सबसे पहले इसमें फ्लूइड का ख्याल रखा जाता है क्योंकि फ्लूइड बहुत सारा पेशेंट का निकल चुका होता है, क्योंकि 3-4 वर्ड्स होते हैं जैसे पॉलीयूरिया। इसी में फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इसमें वो कीटो यूरिया की वजह से पानी जिस्म से निकलता है, पॉलीयूरिया की वजह से निकलता है, ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से निकलता है, जिसके अंदर स्पेशली पोटाशियम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, और साथ साथ में फास्फोरस और मैग्नीशियम को भी वॉश होना पड़ता है क्योंकि वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और साथ साथ में ये होता है कि पॉलीयूरिया की वजह से ये पॉलीडिप्सिया थ्रस्ट, मतलब ये कि प्यास भी लगती है, ये ब्लड ऑस्मोलारिटी हाई होने की वजह से होता है। साथ साथ एमाइनो एसिड और फैटी एसिड बढ़ जाता है जिस्म में, जिसकी वजह से पॉलीफेजिया भी हो जाता है, और कीटोन्स की वजह से वोमिटिंग होती है और यहाँ से भी फ्लूइड निकलता है। कीटोन्स इरिटेट करते हैं हमारा जो क्या कहते हैं वोमिटिंग नोज़िया सेंटर ब्रेन है, वहाँ पे जाके कीटोन जाके ट्रिगर करते हैं, तो वहाँ से ये GIT को इरिटेट कर देते हैं, और GIT से क्या होता है वोमिटिंग और नोज़िया, जिसकी वजह से क्या होता है स्पेशली वोमिटिंग से फ्लूइड लूज़ हो जाता है। एब्डोमिनल पेन भी होता है क्योंकि इसमें जो GIT इरिटेट होता है, और DKA में हाई रिस्क होता है पेंक्रेटाइटिस का भी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड का। तो फ्लूइड स्टार्टिंग में इसीलिए देते ताकि ये जो कीटोजेनेसिस है उसको कम किया जाए, और साथ साथ में जो फ्लूइड कमी बेशी आई है उसको रिप्लेस किया जाए। सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन देते रहेंगे। इंसुलिन का प्रोटोकॉल ये होता है कि 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। 0.1 यूनिट यानी अगर 70 kg का कोई मरीज़ है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ml बन गया, यानी 7 ml भी कह सकते, साथ साथ में 7 यूनिट्स कह सकते अगर उसकी डाइल्यूशन 1:1 किया हुआ है। डाइल्यूशन कुछ इस तरह बन के आता है, 250 यूनिट्स लेते हैं 250 ml में, तो 1 यूनिट पर ml के हिसाब से डाइल्यूशन हो गया, यानी कंसंट्रेशन 1:1 हो गया। तो इसी तरह अगर 7 यूनिट से तो 7 ml बन जाएगा। तो IV देना है, ये IV चलाना है पर आवर और हर घंटे में चेक करना है। और जो फ्लूइड देंगे उसमें सबसे पहले क्या देंगे, सबसे पहले NS देंगे क्योंकि ग्लूकोज हाई होता है 250 से हाई है, और 300 भी हो सकता है, और 200 एबव है। तो इसका टारगेट ये है अगर 200 से एबव है, 2 से 3 या 3 से एबव होता है तो उसमें NS चलाएंगे। और दूसरी बात रिंगर लैक्टेट तो इसमें चलाएंगे ही नहीं क्योंकि रिंगर लैक्टेट के अंदर पोटाशियम होता है और लैक्टेट होता है। पोटाशियम ऑलरेडी स्टार्टिंग में DKA में पेशेंट के जिस्म में ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलिन नहीं है, और पोटाशियम को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो पोटाशियम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। साथ साथ में पोटाशियम थोड़े टाइम बाद पोटाशियम जिस्म से निकलता ज़्यादा है। तो दूसरा स्टेप है इंसुलिन देना, और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी है इनको वापस रिप्लेस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम जल्दी निकल जाता है जिस्म से, और साथ साथ में मैग्नीशियम और फास्फोरस, इन 3 को देखना पड़ता है ताकि इसको मैनेज किया जाए, वापस रिटर्न दोगे। अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा देंगे, अगर 0.1 से एक्सीड कर जाएंगे या बोलस देंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले जो पोटाशियम है उसको सेल के अंदर ढकेल देगा। तो बाहर जिस्म में पोटाशियम नहीं रहेगा तो एक कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है। किसकी वजह से,
हाइपोकैलेमिया की वजह से। पहले किसकी वजह से हो रहा था? हाइपरकैलेमिया हो रहा था, क्योंकि इंसुलिन नहीं था। जब अगर इंसुलिन हम अगर बोलस फॉर्म में देंगे, वो जल्दबाजी में देंगे, तो क्या होगा कि जो पोटाशियम है उसको सेल के अंदर डाल देगा, और कुछ जिस्म से निकला है किडनी की वजह से, किडनी में फ्लो की रफ्तार की यानी तेज़ी की वजह से, तो ओवरऑल डिफिशिएंसी होगी एक्स्ट्रा सेलुलर में, स्पेशली सीरम में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो इंसुलिन एहतियात से देना है, बिल्कुल मॉडरेट में 0.1 से स्टार्ट करना है, और ग्लूकोज़ को दे के एडजस्ट करना है। बोलस जितना रिक्वायर्ड है उतना देना है, उससे एक्सीड नहीं करना है। अगर एक्सीड करेंगे हाइपोक्लेमिया कराएंगे और पेशेंट मर भी सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स वापस रिप्लेस करा देंगे पेशेंट को। इसमें एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट DKA में जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो CNS है, ब्रेन बहुत मुतासिर होता है। ब्रेन में क्या करता है, ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज की वजह से ब्रेन ट्रिगर करता है। दूसरा, एसिड यानी प्रोटॉन्स जमा होते तब भी ब्रेन ट्रिगर होता है। और तीसरा, हाइपर ऑस्मोलारिटी, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा करा सकता है वगैरह वगैरह। तो ये जो हाइपर ऑस्मोलारिटी है, इसकी वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, सेरिब्रल एडिमा में जा सकता है, और साथ साथ में ये कि पेशेंट ये कि नर्व डैमेज हो सकते हैं, फर्दर डैमेज हो सकता है। अच्छा, साथ साथ में हम कि ऑस्मोलारिटी को निकाल सकते हैं हम नॉर्मल तरीके से। ऑस्मोलारिटी को निकालने का तरीका ये होता है कि सोडियम और पोटाशियम को प्लस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को पहले क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे HbA1c टाइप निकालने के लिए, और साथ साथ में यूरिया को भी क्या करते हैं 2.8 से निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 135 का सोडियम आया है, 5 का पोटाशियम है, टोटल 140 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 280 हो गया। 180 का शुगर है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 18 का क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 18 एक फिक्स है, तो 18 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 28 का अगर कोई यूरिया आया है, 2.8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। इन टोटल को मिलाएंगे तो 300 आ गया। ये नॉर्मल ऑस्मोलारिटी है। लेकिन DKA में ऑस्मोलारिटी क्या होता है, हाई होता है। हाई होने की वजह से पेशेंट मल्टीपल एरियाज़ में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जैसे ब्रेन में होता है, इसी तरह सेलुलर होता है, जैसे किडनी में होगा और सीरम में भी होगा। तो ये एहतियात ये करना है कि ग्लूकोज को, अच्छा साथ साथ में ये एक रिंगल लैक्टेट है। रिंगल लैक्टेट तब देंगे जब बहुत सारा पोटाशियम जिस्म से निकला है, तब पोटाशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए रिंगल लैक्टेट चला सकते हैं। अगर ज़्यादा वोमिटिंग और साथ साथ में डायरिया वगैरह हो रहा है तब जाके दे सकते हैं। अदरवाइज़ क्या देंगे, NS और डेक्सट्रोज। अगर ग्लूकोज बहुत कम हो गया तो हम डेक्सट्रोज से मैनेज करेंगे। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो किससे मैनेज करेंगे, NS से और साथ साथ में इंसुलिन से।